नमस्ते और स्वागत है। आज 1 फरवरी 2026 है और जैसा कि हर साल होता है पूरे देश की नजरें थी बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण अब खत्म हो चुका है और चारों तरफ नंबरों और घोषणाओं की बौछार सी हो रही है। हमारा मिशन इस सबको सरल बनाना। आज हमारे पास वित्त मंत्री का भाषण है, सरकारी दस्तावेज है और कई मीडिया रिपोर्ट्स भी। हम इन्हीं के जरिए इस बजट की गहराई से पड़ताल करेंगे। सरकार तो इसे युवा शक्ति से प्रेरित बजट बता रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फोकस आज की छोटी मोटी राहतों से ज्यादा कल की एक बहुत बड़ी तस्वीर पर है। बिल्कुल, ये सवाल ही इस बजट का कह सकते हैं सार है। पिछले कुछ सालों के बजट अर्थव्यवस्था को संभालने में लगे थे, लेकिन इस बार तेवर बिल्कुल अलग है। अब डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड में है। हाँ बिल्कुल, ये एक स्थिर जहाज से लंबी यात्रा पर निकलने जैसा है। लेकिन जैसा मूडीज ने इशारा किया, क्या ये वाकई एक ब्रेक थ्रू है या बस एक टैक्टिकल कदम? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर से ही शुरू करते हैं। देश की आर्थिक सेहत कैसी दिख रही है? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। सबसे जरूरी होता है राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार की कमाई और खर्च का अंतर। हाँ, इसे जीडीपी का 4.3% रखने का लक्ष्य है। ये पिछले साल के 4.4% से बस कह सकते हैं मामूली सा कम है। 4.3%। पर मूडीज का तो कहना है कि ये अभी भी कोविड से पहले के स्तर से ज्यादा है। तो क्या ये सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला नंबर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरकार एक संतुलन बना रही है। घाटे में मामूली कमी दिखाती है कि वो वित्तीय अनुशासन रखना चाहती है। ठीक है, लेकिन साथ ही वो विकास की रफ्तार को भी धीमा नहीं करना चाहती। और इसका असली जवाब हमें कर्ज के आंकड़े में मिलता है। सरकार ने 2030 तक देश के कुल कर्ज को जीडीपी के 50% पर लाने का एक स्पष्ट लॉन्ग टर्म रोड मैप दिया है। अच्छा, इस साल के लिए यह 55.6% रहने का अनुमान है। तो नजर लंबी दौड़ पर है, 100 मीटर की स्प्रिंट पर नहीं। आज थोड़ा ज्यादा उधार लेकर कल के लिए एक मजबूत नींव बनाने की कोशिश हो रही है। और कुल खर्च कितना है इस बार? कुल खर्च का आंकड़ा है 53.5 लाख करोड़ रुपए। 53.5 लाख करोड़। और इसके लिए सरकार को टैक्स से करीब 28.7 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। हाँ, यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है। मैंने सुना है कि इस खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, और ये सरकार का पसंदीदा टूल बन गया है। लगता तो यही है। इस साल कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 12.2 लाख करोड़। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार के कुल खर्च का लगभग 23% है, जो सिर्फ और सिर्फ भविष्य की संपत्ति बनाने पर खर्च होगा। सड़कें, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार का दांव साफ है। वो सिर्फ सड़कें और पुल नहीं बना रही, बल्कि वो इन सड़कों के जरिए फैक्ट्रियों तक कच्चा माल पहुंचाने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। और इसी स्ट्रैटेजी के केंद्र में है 6 खास सेक्टर। 1 मिनट, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। एक तो सेमीकंडक्टर जरूर होगा, जिसकी बहुत चर्चा है। हाँ, सबसे पहले सेमीकंडक्टर ही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब बात सिर्फ असेंबल करने की नहीं है, अब जोर है उपकरण, कच्चा माल और सबसे जरूरी भारत में डिजाइन किए गए चिप्स पर। अरे वाह, हम सिर्फ चिप बनाने वाले नहीं, बल्कि चिप बनाने की पूरी तकनीक का दिमाग बनना चाहते हैं। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है बायोफार्मा। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लक्ष्य है भारत को सिर्फ दुनिया की फार्मेसी नहीं, बल्कि दुनिया की लैब भी बनाना। तीसरा है रक्षा, जहां बजट 15.3% बढ़कर 7.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में भी कुछ सुना है, वो चीजें जो हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक में लगती हैं। सही। चौथा फोकस यही है, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और बाकी दो? पांचवा है एमएसएमई, यानी छोटे और मध्यम उद्योग। उनके लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बना है। और छठा है रेलवे, जहां 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। तो ये सब तो हुई देश की बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की बातें, लेकिन जो एक आम नौकरी पेशा इंसान है, उसके लिए इस बजट में क्या है? टैक्स में क्या बदला?
यहाँ कुछ बहुत बड़े और दिलचस्प बदलाव हैं। सबसे बड़ी घोषणा तो है एक नया इनकम टैक्स एक्ट। नया इनकम टैक्स एक्ट? हाँ, सोचिए 1961 से चला आ रहा इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से खत्म हो जाएगा। उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेगा। सरकार का वादा है कि ये बहुत सरल होगा, फॉर्म्स आसान होंगे। ये तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन क्या इससे मेरी जेब पर कोई सीधा असर पड़ेगा? मतलब क्या टैक्स स्लैब बदले हैं? नहीं, और यही सबसे जरूरी बात है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ओह, आपकी टैक्स की दरें वही रहेंगी, बस उन्हें कैलकुलेट करने वाला कानून बदल जाएगा। असल राहत दूसरी जगहों पर दी गई है। अच्छा, कहाँ पर? खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश पैसा भेजते हैं, जैसे विदेश में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता या फिर विदेश घूमने जाने वाले लोग। हाँ, ये तो बहुत लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला TCS, जो पहले 20% और 5% था, उसे घटाकर सीधे 2% कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, इसी तरह विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर भी TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, और व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी भी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। ये तो राहत की बातें हुई। क्या कोई नियम सख्त भी हुआ है? हाँ, एक जगह नियम सख्त हुआ है, और वो शेयर बाजार से जुड़ा है। अब सभी तरह के शेयर धारकों के लिए शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। मतलब अब बायबैक पर भी टैक्स देना होगा? सही कहा। पहले इसे टैक्स बचाने के रास्ते की तरह देखा जाता था। अब अगर कोई कंपनी आपके शेयर ज्यादा कीमत पर वापस खरीदती है, तो उस मुनाफे पर आपको टैक्स देना होगा, और प्रमोटर्स पर एक अतिरिक्त बायबैक टैक्स भी लगाया गया है। ठीक है, तो टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत, कुछ सख्ती, लेकिन एक घोषणा ऐसी थी जिसने इन सब बातों को पीछे छोड़ दिया और शेयर बाजार में कह सकते हैं भूचाल ला दिया। मैं बात कर रही हूँ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT की। बिल्कुल, उस एक घोषणा ने बाजार का पूरा मूड ही बदल दिया। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया। मतलब लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी। हाँ, और ऑप्शंस पर भी इसे बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इसका असर क्या हुआ और सरकार ने ऐसा किया क्यों? असर तो तुरंत हुआ। घोषणा के कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक गिर गया और निफ्टी 25,000 के नीचे आ गया। बाप रे। BSE और MCX जैसे एक्सचेंजों के शेयरों में भारी गिरावट आई। जाहिर है, इससे ट्रेडर्स की लागत बढ़ जाएगी। सरकार का तर्क शायद ये है कि डेरिवेटिव्स बाजार में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही थी, और इसे नियंत्रित करने का ये एक तरीका है। तो बाजार तो STT की इस चोट पर ध्यान दे रहा था, लेकिन क्या इस शोर में उसने भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया? मेरा मतलब है, क्या कोई और बड़ी घोषणा थी जो शायद दब गई? निश्चित रूप से, और ये शायद इस बजट की सबसे दूरगामी घोषणाओं में से एक है। ये सर्विस सेक्टर और डेटा से जुड़ी हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भारत में बने डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करेंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। 1 मिनट, 2047 तक टैक्स हॉलिडे? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसका मतलब है कि सरकार दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को एक खुला निमंत्रण दे रही है कि वो अपना सारा डेटा भारत में स्टोर करें। वाह! ये भारत को एशिया और शायद दुनिया का डेटा कैपिटल बनाने की दिशा में एक जबरदस्त कदम है। जहां STT से कुछ हजार करोड़ मिलेंगे, वहीं इस एक कदम से भारत में अरबों डॉलर का निवेश आ सकता है। बाजार ने शॉर्ट टर्म दर्द देखा, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म फायदे को मिस कर दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा बजट है जिसकी 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च, चिप्स और बायोफार्मा जैसी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में एक रणनीतिक छलांग, और भारत को डेटा कैपिटल बनाने का एक महत्वाकांक्षी सपना है। और दूसरी तरफ शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए STT बढ़ोतरी की एक कड़वी गोली भी है। आपने एकदम सही सारांश दिया है। सरकार अपनी मौजूदा स्थिर आर्थिक स्थिति का इस्तेमाल भविष्य की क्षमता बनाने के लिए कर रही है। थीम विकसित भारत की है, और इसके लिए आज कुछ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ये तात्कालिक राहत से ज्यादा संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है। ये साफ है कि सरकार अर्थव्यवस्था को वैल्यू चेन में ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। और इसी से जुड़ा एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए है। जब भारत सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और डेटा सेंटर जैसे हाई स्किल क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहा है, तो उन पारंपरिक श्रम प्रधान क्षेत्रों का क्या होगा जो आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं,
जैसे टेक्सटाइल या लेदर। क्या इस हाईटेक भविष्य में सबके लिए जगह है या ये एक नए तरह का आर्थिक विभाजन पैदा करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।